नमस्कार, पैनोरमा लर्निंग में आपका स्वागत है। आज फिर से हाजिर हूँ मैं इंग्लिश पैडागोजी के नेक्स्ट सेक्शन के साथ। और कुछ आपको बता दिया जाए, हमारे अपने चैनल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दी जाए कि हमारे यहाँ सीटेट 2019 के लिए कंप्लीट नोट्स, गाइड और वीडियोज़ अवेलेबल हैं। PDF फॉर्मेट में भी अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप इस वीडियो के सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप हमसे जुड़े हों तो वहाँ भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और उन्हें ही मिलेगा जो हमें कमेंट करेंगे, क्योंकि सारी नोट्स अवेलेबल करना, सारे नोट्स व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे पोस्ट करना हमें भी थोड़ा हेक्टिक टास्क हो जाता है। और ज़्यादा पोस्ट करेंगे तो आप लोग जो ग्रुप में होंगे उनको भी ज़्यादा परेशानी होती है। बार बार लोग मांगते हैं कि वही नोट्स दीजिए, वही नोट्स दीजिए। और जब उस नोट्स को हम पोस्ट करते हैं तो लोग कहते हैं कि आप दोबारा उसी नोट्स को क्यों पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि नए लोग जुड़े हैं, वही नोट्स की डिमांड करते हैं। तो क्या करें, वही नोट्स हमें फिर से देना होता है। और नए नोट्स भी साथ में देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम पुराने नोट्स को ही बार बार देते हैं। और हमेशा अपडेट करते ही रहते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब बाकी बात की बात है, अपनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं। आप लोग भी मेहनत करिए। आप लोगों का भी एग्ज़ाम है, सीटेट 2019 7 जुलाई को है। और आई होप आप लोग अब लग गए होंगे, और जो स्कूल्स में पढ़ा रहे होंगे अब छुट्टियां हो जाएंगी तो उन लोगों को भी बहुत टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पेडागोजी सेक्शन में, इंग्लिश के पेडागोजी सेक्शन में, तो आज है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। क्या है? फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, इसे पढ़ना है। और इससे पहले लैंग्वेज एंड लिटरेचर में बता दिया गया था कि लिटरेचर कितने टाइप के होते हैं, तो उसी साइड कंटिन्यू पार्ट है ये फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। तो थोड़ा इलेबोरेट, ये टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है, ज़्यादा इसमें बताना है, समझना है। वैसे इससे 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछने के चांस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Forms of literature. In classrooms, various forms of literature such as poetry, stories, play, autobiography, biography, novel, essays are used as text material to sensitize children to social, cultural and aesthetic aspects of life. तो कल ही बता दिया गया था, जो लिटरेचर होता है उसका एस्थेटिक एस्पेक्ट होता है, सोशल एस्पेक्ट होता है और यूनिवर्सल डायमेंशन होता है। तो इन तीनों डायमेंशन को ध्यान में रखते हुए ही सारा लिटरेचर डिज़ाइन किया जाता है, लिखा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा आगे ना देखते हुए। प्ले से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ प्ले? प्ले क्या है? अगर एग्जाम में पूछ लेगा कि ये प्ले है, क्या है, ऑटोबायोग्राफी है, मेमोइर है, ट्रेवलॉग है, तो उसका नेचर देख करके आपको बता देना होगा कि व्हाट इज़ दैट। प्ले क्या होता है? अ प्ले इज एन इनेक्टिंग ऑफ वेरियस इवेंट्स समटाइम रिलेटिंग टू अ ग्रेट मैन। ग्रेट मैन से रिलेट होता है। टास्क ऑफ प्ले राइट इज particularly difficult. She or he has to step in the shoes of many characters and make them look authentic so that the readers or viewers can identify themselves with all the different characters. कह रहा है कि प्ले जो लिखता है, एक लिखने वाला एक ही होगा राइटर, और प्ले में डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे। एक कैरेक्टर के बिना पे एक कैरेक्टर के ऊपर पूरा प्ले नहीं लिखा जा सकता। उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। उन सारे कैरेक्टर्स को माइंड में रख कर के कहानी लिखना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। और ये राइटर की एक बहुत ये कहें कि अननेचुरल उसकी स्किल्स है कि वो प्ले लिख रहा है और सारे कैरेक्टर्स के बारे में एक ही टाइम पे सोच रहा है। जैसे कि अगर मतलब मैक्सिमम जो हम लोग देखे हैं और देखे वीडियो में देखे, जैसे कि हैरी पॉटर, जो कि ट्रेंडिंग हमेशा रहा और कई लोगों की फेवरेट है। तो हैरी पॉटर में देखिए कितने कैरेक्टर हैं, और जेके रोलिंग ने कैसे उन कैरेक्टर्स को लिखा है। एक ही राइटर है जेके रोलिंग, उन्होंने कैसे सारे कैरेक्टर्स को लिखा है, उनके बारे में लिखा है, और सबको एक जितना स्पेस मिलना चाहिए उतना स्पेस दिया है। तो ये क्या स्किल है, अननेचुरल स्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, सारे लोग नहीं लिख सकते। कुछ ही लोगों को ये चीज़ गॉड गिफ्टेड होती है। प्ले के बारे में और आगे पढ़ते हैं। ऑल प्लेज हैव अ बिगिनिंग, अ मिडिल एंड एन एंड। जैसा कि हैरी पॉटर में, ट्विलाइट में, सब में देखा है हमने कि क्या हुआ है, बिगिनिंग भी है और मिडिल भी है और एंड भी है। अगला, दे कुड इधर भी ट्रेजेडीज और कॉमेडीज और ट्रेजिक कॉमेडीज, कुछ भी हो सकते हैं। एंड कुड बी रिटन आइदर इन पोएट्री और प्रोज और बोथ। द ग्रेटेस्ट प्लेज ऑफ
कौन किसके किसके सबसे प्ले इंपॉर्टेंट है? शेक्सपियर के कौन कौन से? हैमलेट और किंग लियर एग्जाम्पल में है। फॉर एग्जाम्पल आर लार्जली पोएटिक, बहुत ज़्यादा पोएटिक हैं। द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ अ ग्रेट प्ले इज इट्स परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज, अ टेस्ट विच डज नॉट अप्लाई टू अ नॉवल, अ शॉर्ट स्टोरी और अ पोएम। मतलब कि प्ले को ही हम स्टेज पर परफॉर्म कर सकते हैं, एक नॉवल को, शॉर्ट स्टोरी को, पोएम को नहीं किया जा सकता है। द आर्टिस्ट हु इनेक्ट डिफरेंट रोल्स इन अ प्ले before us are called actors. The real success of play lies on its stage performance. Plays unfold their stories through dialogues among different characters. Sometimes a character may talk to himself, herself in a soliloquy. ये वैसा ही है जैसे कि प्यार का पंचनामा मूवी आपने देखा है, जिसमें कार्तिक आर्यन मोनोलॉग बोलते हैं, बहुत देर तक मोनोलॉग उनके ही मूवी से स्टार्ट हुआ, कार्तिक आर्यन की मूवी से, प्यार का पंचनामा में। उसी तरह से ये भी एक कैरेक्टर में टॉक टू हिमसेल्फ इज लाइक सोलिलोक्यू, जिसको हम मोनोलॉग भी मूवी में नाम से सुन रहे हैं। प्यार के पंचनामा में ये ऐसा हुआ है। ठीक है, तो अगला देख पढ़ते हैं। वन एक्ट प्ले। इन दिस फॉर्म द एंटायर एक्शन ऑफ द प्ले टेक्स प्लेस एट वन प्लेस एंड टाइम। दे आर शॉर्ट एंड बिल्ड टुवर्ड्स एन इंटेक्स क्लाइमैक्स। यानी कि इस पर एक ही थीम पर देखा जाएगा, डिजाइन किया जाएगा। दीज आर स्पेशली यूजफुल फॉर एज अ टीचर, दे कैन बी इजिली स्टेज्ड, आर शॉर्टर देन फुल लेंथ प्ले एंड डू नॉट रिक्वायर मेनी सेट्स। तो एक छोटा सा सिनेरियो क्रिएट होता है और इसमें परफॉर्मेंस करने में इजी है, टीचर भी इसको बच्चों को सिखा सकता है, और ज़्यादा इसमें मेंटेनेंस और मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि हर एक सीन के लिए एक नया नया सेट क्रिएट किया जाए। एक ही सेट पे भी काम इसका हो सकता है, 2-3 सेट बनाने पड़ सकते हैं, ये इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन एक प्ले अगर करते हैं तो बहुत वाइड में दिखाया जाता है, जैसे थिएटर्स में दिल्ली में होता है, मुंबई में होता है, थिएटर ड्रामा दिखाया जाता है, वहाँ पर आप जाके देखेंगे तो सेट अलग अलग किए जाते हैं, हर सीन के लिए अलग अलग सिनेरियो क्रिएट किया जाता है, देन सेट परफॉर्म किया जाता है। चिल्ड्रन कैन बी आस्क्ड टू राइट एंड इनेक्ट देम एज एन एक्सरसाइज। चिल्ड्रन से कहा जा सकता है कि आप एक वन एक्ट प्ले लिखिए और फिर परफॉर्म करके दिखाइए, इनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए। अगला है नॉवेल। नॉवेल हम सभी लोग पढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है सभी लोग चेतन भगत की नॉवेल तो पढ़े ही पढ़े होंगे, बाकी अगर आप पढ़ लिए होंगे और लोगों की तो डिफरेंट है। कॉमन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि चेतन भगत की नॉवेल सब लोग पढ़ते हैं। तो बहुत सारे नॉवेल हैं, हाफ गर्लफ्रेंड हुई, थ्री मिस्टेक्स ऑफ लाइफ, 5 पॉइंट समवन, और आई टू हैड लव स्टोरी एक और है। तो ऐसे करके कई सारी नॉवेल्स हैं, इनको आपने पढ़ा होगा। ये कॉमन मैं बोल रहा हूँ, पढ़ने को आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, बहुत नॉवेल्स हैं। चेतन भगत का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि सारे लोग, मैक्सिमम लोग कनेक्ट हो पाएंगे। तो नॉवेल में क्या होता है, आप पढ़े होंगे, तो उसमें क्या होता है कि एक स्टोरी लिखी होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, है ना, और एक रियल इवेंट से रिलेटेड होता है। जैसे कि आप 5 पॉइंट समवन देखिए, वो भी रियल इवेंट से रिलेटेड है। हाफ गर्लफ्रेंड देखिए, वो भी रियलिस्टिक है। और जैसे कि 3 मिस्टेक्स ऑफ लाइफ देखिए, वो भी रियल है, जो भी है। रिवोल्यूशन 2020 लिखा हुआ है उन्होंने, चेतन भगत ने, तो वो भी है। क्या है कि नॉवेल इस तरीके से हम देख सकते हैं कि नॉवेल क्या है, एक रियल इवेंट से रिलेटेड होता है, इसमें रियलिस्टिक थोड़ा सा मिल सकता है। तो नॉवेल इज जनरली अ लॉन्ग स्टोरी विथ मैनी कैरेक्टर्स इन इट। Okay, it may often be a realistic picture of the place and time in which it is written. realistic हो सकता है, ठीक है। इसमें है कि जो इंग्लिश के बहुत बड़े नॉवेलिस्ट हुए हैं वो कौन कौन से हैं? फील्डिंग, डिकेंस, हार्डी, मेरेडिथ और जॉयस। ये लोग इंग्लिश के बहुत बड़े नॉवेलिस्ट हुए। चार्ल्स डिकेंस का तो बहुत लोग नाम सुने हैं, पढ़े भी होंगे। दिस राइटर प्रेजेंट द पिक्चर ऑफ अ ह्यूमन लाइफ इन अ मैनर दैट इंगेजेस द अटेंशन ऑफ द रीडर सो इंटेंसली दैट द लेंथ ऑफ द नॉवेल इज नो लॉन्गर अ डिटरेंट टू रीडिंग। देखा ही है आपने कि जैसे हाफ गर्लफ्रेंड अगर पढ़े होंगे आप, 5 पॉइंट समवन स्टार्टिंग किए होंगे, तो बड़ी होती हैं, मतलब हैवी बुक्स होती हैं। तो लेकिन अब जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो वो आपको कनेक्ट कर लेती है, बांध लेती है, आप बोर नहीं होते पूरे पढ़ने में, वो कंटिन्यूटी बनी रहती है, क्यूरियोसिटी लगी रहती है कि इस नॉवेल को पढ़ें, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, एक कनेक्शन बनता रहता है। तो नॉवेल में यही बताया गया है कि बोर नहीं लगता, कितना भी हैवी कंटेंट, कितना ही बड़ा कंटेंट, लॉन्गर कंटेंट लिख दिया जाए। अगला है शॉर्ट स्टोरी या स्टोरी सिंपली। शॉर्ट स्टोरी इज परहैप्स वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ लिटरेचर, जो कि हम अपने जो इंग्लिश की बुक होगी, हिंदी की बुक होगी, उनमें हम पढ़ते हैं तो शॉर्ट स्टोरी ही पढ़ते हैं। शॉर्ट स्टोरी इज़ परहैप्स वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ लिटरेचर एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन स्कूल टेक्स्ट बुक्स, है ना।
तो जैसे कि हम लोग पढ़े जूलियस सीजर, तो शॉर्ट स्टोरी तो नहीं है लेकिन उसका एक स्क्रिप्ट रख दिया गया, और जूलियस सीजर बहुत बड़ी नॉवल भी है, उसको पढ़ेंगे तो नॉवल कैटेगरी में आ जाएगा। प्ले भी होता है, हो सकता है इस पर। हाँ, स्टोरी के लिए अगर बात कर रहे हैं तो छोटी छोटी स्टोरीज आपको टेक्स्ट बुक्स में मिल जाती है, स्कूल के टेक्स्ट बुक में, जो कि 12th क्लास की अगर बात करूँ तो फ्लेमिंगो बुक का नाम है। फ्लेमिंगो में आपको मिल जाएगा बहुत सारी कहानियाँ पढ़ने के लिए। तो ये क्या है, स्टोरी जो होती है जो स्कूल टेक्स्ट बुक में मिलती है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल नरेशन विच कैन बी रीड इन अ सिंगल सिटिंग एंड कैन इन्फ्लुएंस द रीडर ऑन एन वन एस्पेक्ट। उसका एक एस्पेक्ट होगा और एक बार में आप पढ़ सकते हैं। ऑल दोज थिंग्स विच डू नॉट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट द सेंट्रल इवेंट और कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी आर लेफ्ट आउट, मतलब जो जो रिलेवेंट थिंग्स होंगे बस उन्हीं को आपको टेक्स्ट बुक में पढ़ने को मिलेगा। वी विल सून नोट दैट द शॉर्ट स्टोरी कैन बी यूज बाय फॉर वेरी कंस्ट्रक्टिव पेडागोजिकल इनपुट्स, है ना। पेडागोजिकल इनपुट्स के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ये स्टोरी राइटिंग में कुछ नाम है, कौन कौन से पढ़ लेते हैं नाम को। सोमरसेट मॉगम, एंटोन चेको, साकी, एडगर एलन पो, आर के नारायण, इंडियन बहुत बड़े हैं, के वैद भी, और अमंग अदर्स। द स्टोरीज ऑफ रस्किन बॉन्ड आर वेरी पॉपुलर अमंग यंगर चिल्ड्रन। रस्किन बॉन्ड की कहानी यंगर चिल्ड्रन में बहुत फेमस है। कौन कौन सी कहानी है। द लास्ट लीफ, द गिफ्ट ऑफ द मैगी बाय ओ हेनरी आर आल्सो क्वाइट वेल नन, है ना। ओ हेनरी का जो है द लास्ट लीफ, द गिफ्ट ऑफ द मैगी, ये क्या है, ये भी बहुत फेमस है। अगला है ऐसे। ऐसे के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे हम लोग लिखने के लिए मिल जाता है, स्कूल में बच्चों को भी दे देते हैं, आप खुद भी लिखते हैं। तो ऐसे के बारे में थोड़ा सा सिस्टमेटिकली पढ़ लेते हैं। क्या है ऐसे? इज दैट फॉर्म ऑफ प्रोज वेयर थॉट्स आर प्रेजेंटेड इन अ लॉजिकल एंड कोहेरेंट ऑर्डर। ऐसे में क्या आप देते हैं, उसका क्रिटिसाइज भी करते हैं, एनालाइज भी करते हैं, और सॉल्यूशंस भी, अगर प्रॉब्लम बताते हैं और उसका सॉल्यूशन भी बताते हैं। तो ये क्या है, लॉजिकल एंड कोहेरेंट ऑर्डर बता रहा है। इसलिए फॉर ऐसे राइटिंग रीडिंग एंड नॉलेज ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर इज नेसेसरी। गुड, ये तो सही है। अगर आपसे कह दिया जाए कि क्लीन गंगा मिशन पे लिखिए, क्लीन गंगा मिशन पे क्या लिखिए, आपको लिखने के दे दिया गया ऐसे, तो आप क्या करेंगे? उस सब्जेक्ट मैटर को आपको क्या होना करना होगा, पढ़ना होगा, कुछ आपको नॉलेज होगी, तभी तो आप उसके प्रोस कॉन्स, उसकी जो सफलताएं हैं, कहाँ पे लैक हो रहा है, वो सारी चीज़ें तभी तो बता पाएंगे जब आपने स्टडी की है। तो इसलिए कहा जा रहा है ऐसे क्या है, राइटिंग रीडिंग एंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज नेसेसरी। इट इज़ सेड दैट एन ऐसे मस्ट बी कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रेविटी, नीटनेस एंड सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ब्रेविटी, नीटनेस और सुटेबल एग्जाम्पल्स ऐसे की कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें होना चाहिए, तभी ऐसे इफेक्टिव होगा। कौन कौन से ऐसे हम पढ़े हुए हैं, किसके चार्ल्स लैम्ब के, एडिशन के, आर के नारायण, नेहरू जी, गांधी जी, रस्किन बॉन्ड जी, एमोंग अदर्स, इनके ही हम लोग ऐसे पढ़े हुए हैं। यू विल सर्टेनली एंजॉय रीडिंग देम एंड गेट न्यू आइडियाज फ्रॉम देम। अगला है ऑटोबायोग्राफी, और एक नेक्स्ट आएगा बायोग्राफी, तो दोनों को एक साथ देखेंगे कि क्या है ये। ऑटोबायोग्राफी, व्हेन एनी पर्सन राइट डाउन इवेंट्स फ्रॉम हिज हर लाइफ, इट इज़ कॉल्ड एन ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी भी लिखते हैं लोग, और वो किसी की हेल्प के साथ लिखते हैं, अपने खुद नहीं लिखते। बताते हैं अपने इवेंट को, और दूसरा कोई इसको लिख भी सकता है, और कभी कभार खुद ही वो अपना राइटिंग लिख सकते हैं। जैसे कि प्रोटैगनिस्ट ऑफ द ऑटोग्राफी इज द राइटर हिमसेल्फ। ही गिव्स एन अकाउंट ऑफ हिज ओन पास्ट लाइफ एंड हाईलाइट्स हिज आर स्ट्रगल एंड मोमेंट्स ऑफ जॉय एंड पेन। तो अपने लाइफ के बारे में सब कुछ बताता है, जो कि अननोन रहते हैं, अनटच्ड रहते हैं, सब कुछ उसे दुनिया के सामने लिख देता है, रख देता है। जो कि फेमस ऑटोबायोग्राफी की बात करें तो महात्मा गांधी का माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ फेमस ऑटोबायोग्राफी है, और आजकल भी लोग लिखते हैं ऑटोबायोग्राफी, आप न्यूज़ में पढ़ सकते हैं। बायोग्राफी के लिए थोड़ा देखिए, द राइटर ऑफ बायोग्राफी राइट्स अबाउट सम अदर पर्सन। द राइटर ऑफ बायोग्राफी राइट्स अबाउट सम अदर पर्सन, यानी कोई अदर पर्सन लिखता है किसी और पर्सन की बायोग्राफी, तो उसे बोलते हैं बायोग्राफी। बॉसवेल्स बायोग्राफी ऑफ द फर्स्ट एवर डिक्शनरी मेकर डॉक्टर जॉनसन इज कंसिडर्ड टू बी लैंडमार्क इन द फॉर्म ऑफ लिटरेचर। तो पूछ सकता है पेडागोजी में पूछना चाहे तो बॉसवेल की बायोग्राफी सबसे ज़्यादा इसमें फेमस है, मानी गई है। अगला है ट्रेवलॉग। ट्रेवलॉग मतलब कि आप कहीं घूमने गए और उस चीज़ का वर्णन कर रहे हैं, डिटेल में लिख रहे हैं, तो उसे बोलते हैं ट्रेवलॉग, यानी यात्रा वृत्तांत। इसे कहते हैं व्हेन अ राइटर राइट्स अबाउट द स्टूडेंट्स when a writer writes about the incident seen during his travels, it is called travel account or travel literature। मतलब कोई कहीं घूमने जाए, आप ही मान लीजिए
आप घूमने चले गए माउंट आबू राजस्थान, और वहाँ जो जो आपने देखा उसको आपने अपने लिटरेचर के रूप में लिख दिया, तो वो आपके लिए वो ट्रैवलॉग है, उसको हम ट्रैवलॉग के फॉर्म में जानेंगे। ही डिस्क्राइब द प्लेसेस, सीन्स, इंसिडेंट्स एंड हिज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द ट्रैवल एंड नैरेटिव इज कोहेरेंटली टाइड टुगेदर। तो देख लिया आपने प्लेसेस के बारे में, सीन्स के बारे में, इंसिडेंट्स के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, आप किस होटल में रुके, आप कहाँ घूमने गए, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आप किस लोगों से इंटरेक्ट किए, आपका क्या अनुभव रहा है, ये सारी चीज़ें आप अगर लिखते हैं उसमें तो उसे बोलते हैं हम ट्रैवलॉग। ट्रैवल बुक्स रिटन बाय ग्रेट हिंदी राइटर अज्ञेय। अज्ञेय का जो हिंदी राइटर हैं ये अज्ञेय, ये जो बुक लिखते हैं बहुत ही फेमस है और लोगों में बहुत ही लोकप्रिय है ये। अगला है आउटलाइन और स्केच, हम मेमोरी के साथ देखेंगे इसे। When an author writes about a person, thing, place, incident, scene, etc. in such a way that the reader gets a graphic picture of the person or a subject, we refer to the piece as a sketch। मतलब कि ऐसा कुछ आप बताएं कि लोगों को इमेज बने उस कैरेक्टर की, या देख करके ये समझ पाए कि रिलेट कर पाए वो इंसान या सीन या प्लेस जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, तो उनके दिमाग में एक इमेज बने और वो रियल लाइफ से कहीं अगर देख रहे हो तो उसे कनेक्ट कर पाए और उस तरीके की इमेज उनके माइंड में जनरेट हो। जैसे कि आपको स्कूलों में कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए दिया जाता था, तो आप ऐसा कैरेक्टर स्केच लिखते थे कि उसका कैरेक्टर जो भी था कोई पढ़े तो उसको इमेजिन हो जाए कि हाँ ये इंसान ऐसा था, उसको पूरा उसके बारे में समझ में आ जाए। यही है आउटलाइन स्केच। सच स्केचेज आर जनरली एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्जेक्टिव। अगला है मेमोइर। When a writer describes an incident or a scene which had occurred in his life और एनी अदर पर्सन लाइफ, इट इज़ कॉल्ड अ मेमोयर। यानी कि हम याद करके किसी सीन को या इंसिडेंट को या कहानी को लिख रहे हैं बीती हुई ज़िंदगी में, तो ये हमारे ये क्या होगा, मेमोयर होगा। मेमोयर क्या होगा, कोई पर्सन किसी और प्रेसिडेंट की किसी और पर्सन के इंसिडेंट को लिख सकता है, उसे मेमोयर बोलते हैं। मेमोयर इज रिटन ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी, याद के ऊपर लिखा जाता है। इन ऑर्डर टू राइट अ मेमोयर इट इज़ नेसेसरी फॉर द राइटर टू हैव बीन पर्सनली एसोसिएटेड विद द पर्सन और द इंसिडेंट दैट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन इट। मतलब कि उस पर्सन से तो डायरेक्टली जुड़ा हो या फिर इंसिडेंट से ही डायरेक्टली जुड़ा हो तो मेमोयर लिखेगा तो वो इफेक्टिवली होगा। मेमोयर हैज़ टू बी ऑफ द पास्ट, इट कैन नॉट बी कैन बी ऑफ प्रेजेंट और फ्यूचर। तो ये फिक्स है, जब अपनी यादों पे लिखेंगे तो पीछे की ही बातों को लिख पाएंगे जो बीती ज़िंदगी में हुआ है। द राइटर इज नॉट सपोज टू एड एनीथिंग इन इट फ्रॉम हिज ऑन क्रिएटिविटी एंड थिंकिंग। जो क्या तो जैसा हुआ था वैसा ही लिखना है, कुछ नया ऐड नहीं करना, जोड़ना नहीं है। अगला है पोएम, और इस कैटेगरी में ये लास्ट है। पोएम इज पोएट्री इन मैनी वेज इज कंसिडर्ड टू बी द एसेंस ऑफ ऑल लिटरेचर। मतलब पोएट्री के बिना लिटरेचर अधूरा है। इट इज़ एल्सो परहैप्स द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर, ग्रेटेस्ट इपिक्स ऑफ ऑल सोसाइटीज आर पोएटिक्स। तो पहले जो भी आपके महाभारत, वेदास ग्रंथ कुछ भी देखिए तो सारे ही पोएटिक फॉर्म में ही लिखे गए, वर्सेस फॉर्म में ही लिखे गए हैं, कोई भी हो। बी इट द ग्रीक ओडिसी और इलियड और द एंशिएंट इंडियन महाभारत और रामायण, सब पोएट्री फॉर्म में ही लिखे गए हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना लिटरेचर अधूरा है। देन देयर ऑफ कोर्स ग्रेट नेम्स लाइक कालिदास, भट्ट, शेक्सपियर, डोने, शेली, कीट्स, वेरॉन, वर्ड्सवर्थ, इलियट, यीट्स, क्या है ये लोग, इसमें बहुत फेमस है, इनकी पोएम बहुत फेमस है। अ पोएम इज ऑलवेज लिरिकल एंड इंटेंजिबल, मतलब कि बहुत टेस्टी होता है, एन्जॉयमेंट होता है, लिरिक आप सुनते हैं तो याद हो जाता है, जैसे आप गाना सुनते हैं तो याद हो जाता है आपको, उसी तरह से उसकी लिरिक्स भी पढ़ेंगे तो ऐसे फॉर्म में लिखा होता है कि आपको इजी याद करने में आसानी होती है। एंड इट यूजेज सिमिलीज, मेटाफर्स एंड पर्सोनिफिकेशन एंड अलॉट। सिमिलीज भी होती हैं, मेटाफर्स भी होते हैं, पर्सनिफिकेशंस भी इसमें बहुत प्रयोग किए जाते हैं। एज सपोज टू अ नॉवल और इवन अ स्टोरी और एसे, अ पोएम ट्राइज टू पैक अ लॉट ऑफ थॉट एंड इमोशन इन अ फ्यू वर्ड। हाँ ये तो सही है कि अगर आप पोएम पढ़ते हैं तो आपको हिडन मीनिंग पता नहीं चल पाता, और पता चलता है तो थोड़े से ही लाइन में बहुत सारी मीनिंग कन्वे कर देता है वो पोएम। इट लीव्स मैनी थिंग ओपन फॉर डिस्कशन एंड इज ओपन टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये भी सच है, क्योंकि आप कोई पोएम पढ़ते हैं तो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन तो उससे नहीं में होता है, वो डिस्कशन का पार्ट बन जाता है कि इसके क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं, वो हम अपनी सोच पर और जो हम पोएम को पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम सोच करके उसके थॉट को निकालते हैं। पोएम्स में भी रिटन टू वेल इस्टेब्लिश्ड मटेरियल स्कीम और इन अ फ्री वर्स, है ना, तो उसका स्टाइल होता है जैसे कि दोहा, छंद, चौपाई, आप इंग्लिश में नहीं हिंदी में पढ़ते हैं, दोहा, छंद, चौपाई, मुक्त,
करके, उसके बाद मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्त छंद, ऐसे करके पढ़ते हैं। ये क्या है, ये सिस्टमेटिक है, इसी को बोल रहे हैं कि एक सिस्टमेटिक वे में लिख सकते हैं और फ्री वर्सेस में लिख सकते हैं। तो फ्री वर्स इज दैट मुक्त छंद, और वैसे लिख रहे हैं मटेरियल स्कीम्स में तो वर्णिक या मात्रिक छंद की बात हो रही है। ऑफ ऑल द फॉर्म ऑफ लिटरेचर पोएट्री इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू ट्रांसलेट, यानी पोएट्री को ट्रांसलेट करना बहुत कठिन है। तो ये था पूरा फॉर्म ऑफ लिटरेचर कैसे होता है पेडागोजी में, इंग्लिश की पेडागोजी में। अगर आपको बहुत अच्छा लगा, कैसा लगा ये सारा, आप हमें कमेंट में बताइए। ख़राब लगा तब भी बताइए, फीडबैक दीजिए, तो हमें भी थोड़ा तो अपने आप को सुधार करने का मौका मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको नेक्स्ट इसके आगे का पार्ट मिलेगा पेडागोजी में। पेडागोजी अभी लेक्चर्स लगेंगे उसमें ख़त्म करने में। पेडागोजी बहुत अच्छी है इंग्लिश की, कर लेंगे तो ये केवल इंग्लिश की ही नहीं, हिंदी की पेडागोजी भी आपके साथ साथ तैयार हो जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।